सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान इस वक्त बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है जिसका एहसास हर ज़ीश और इंसान को बखूबी है। दुनिया भर में होने वाली कोरोना की आलमगीर वबा को 1 साल मुकम्मल हो गया, लेकिन तमाम तर साइंसी तरक्की के बावजूद दुनिया इसका मौसर और बेहतर इलाज दरियाफ्त नहीं कर सकी। चीन के शहर वुहान से आपको याद होगा कि ये वायरस शुरू हुआ था और वुहान में 17 नवंबर 2019 को कोरोना वायरस का पहला केस रिपोर्ट हुआ था और जल्द ही इसने वबाई सूरत हाल भी इख्तियार कर ली थी और कोरोना वायरस ने हमने देखा कि देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेना शुरू किया और आलमी इदारा सेहत ने 11 मार्च की तारीख थी, 11 मार्च को इसे आलमगीर वबा करार दे दिया। कोरोना वायरस की आम अलामात में नज़ला, डायरिया और थकावट जैसी अलामात शामिल हैं और अगर शदीद इन्फेक्शन हो जाए तो निमोनिया और दम घुटने यहाँ तक के मौत का भी सबब बन सकता है। कोरोना वायरस ने उस दुनिया को हम कह सकते हैं कि यकसर बदल कर रख दिया जिसमें हम रहते थे और 2020 इंसानियत के लिए अगर मैं कहूँ कि खासा कठिन साबित हुआ तो गलत नहीं होगा, आप अग्री करेंगे। अब नाज़रीन, ये दुनिया जो कि ग्लोबल विलेज बन चुकी थी वहाँ फिर से सरहदों ने जन्म ले लिया। मुख्तलिफ शहरों, इलाकों और ममालिक ने अपनी अपनी सरहदें बंद कर दी और दुनिया भर के वो सियाहती मकाम जहाँ सयाहों के हुजूम दिखाई देते थे वीरान नज़र आए। तमाम मकामात, इबादत गाहों पर ताले पड़ गए। वेटिकन सिटी हो या फिर हरमैन शरीफैन, हर जगह ज़ायरीन की आमद पर पाबंदी आयद कर दी गई और हमें बावर करवाया गया कि इंसानी ज़िंदगी आखिर कितनी कीमती है। अच्छा, दुनिया भर में इस वक्त कोरोना को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लिया जा रहा है। पाकिस्तान में भी हुकूमत ने एक बार फिर कोरोना वायरस के पेश नज़र हिफाजती इक़दाम को बढ़ा दिए और हुकूमत के इन इक़दाम की अकल शऊर रखने वाला हर फर्द तारीफ़ कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज शादी हॉल्स की बंदिश से मुताल्लिक केस में सब कुछ वाज़े कर दिए और दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि वज़ीर आज़म ने अपना अगला इज्तिमा मनसूख कर दिया, जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह का कहना था कि वज़ीर आज़म को तो दूसरों के लिए मिसाल होना चाहिए और चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें हुकूमत पर एतमाद करना होगा और नेशनल बॉडी पर हमें एतमाद करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कौमी इदारे ने फैसला किया है, ये अदालत इस पर सवाल नहीं उठा सकती, ये गैर मामूली हालात हैं, हम नहीं जानते कि 2-3 माह में इंसानियत के साथ क्या होगा। अब नाज़रीन ज़रा गौर कीजिएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किस तरह नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर पर अपने एतमाद का इजहार किया और कैसे हुकूमती अमलदारी को बालातर रखा है। लेकिन दूसरी तरफ अब अपोजिशन की बसीरत से महरूम क़यादत, उसकी बात कर लेते हैं, जिसे ना मुल्की हालात नज़र आ रहे हैं और ना ही बढ़ते ख़तरे का किसी किस्म का कोई एहसास है। मुस्लिम लीग नून ने मानसहरा में अपना जलसा किया जहां लीगी क़यादत ने हुकूमत पर हमेशा की तरह तनकीद के नश्तर बरसाए, खुलकर तनकीद की, बल्कि यूँ कह लें कि गिलगित बल्तिस्तान में अपनी शिकस्त का रोना रोया और मरियम नवाज़ की तकरीर का एक ही नुक्ता था, सिर्फ एक नुक्ता, कि मौजूदा हुकूमत को किसी भी तरह घर भेजा जाए। क्या कहती हैं मरियम साहिबा, ज़रा सुनिएगा क्या कह रही है मरियम साहिबा। आपने बात की है कि मुल्क नहीं चल सकता, अल्लाह के करम से 2 साल से मुल्क चल रहा है और अच्छा ही चल रहा है। और मरियम साहिबा, आपको असल में पता है क्या कहना चाहिए था कि आप नहीं चलने देंगे मुल्क और आपकी ख्वाहिश भी यही है कि मुल्क ना चले। तो बच्चा आपकी ख्वाहिश को, आपके एजेंडे को समझ चुका है। आपका एजेंडा है कि मुल्क ना चले, मुल्क बंद हो जाए। क्या ये एजेंडा है आपका? आपका बयानिया है कि मुल्क की तरक्की का सफ़र रुक जाए क्योंकि आपका खर्चा पानी नहीं चल रहा, आपको एनआरओ नहीं मिल रहा, आप पे केसेस ख़त्म नहीं हो रहे और आपके वालिद और भाइयों की खुद साख्ता जिलावतनी और मफरूरियत ख़त्म नहीं हो रही। इसीलिए आप चाहते हैं कि मुल्क ना चले। आपका कहना है कि गरीब का चूल्हा नहीं चल रहा, ये कह रहे हैं गरीब का चूल्हा नहीं जलेगा। इस जुमले को ज़रा ठीक कर लें। रायविंड महल का चूल्हा नहीं जल रहा और रायविंड में ना जो दावतें होती थी, बड़ी बड़ी दावतें, वो भी नहीं हो रही और आपका चूल्हा तो पहले ही वजीर आला हाउस के कैंप ऑफिस के खाते में चलता था और आप कहती हैं कि गरीब को दवा नहीं मिल रही।
मेरे ख्याल से आपने फिर अपने वालिद साहब की बात कर दी कि उनको पाकिस्तान में कोई दवा नहीं मिल सकी। पाकिस्तान में आपके वालिद को कोई दवा नहीं मिल सकी, कोई डॉक्टर नहीं मिल सका जो उनका इलाज कर सके। जहां वो 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे, वहां एक ऐसा हॉस्पिटल तामीर ना करा सके जहां पर उनका इलाज हो पाता। और इलाज अगर होता भी तो किसका? जब बीमारी ही बहाना है तो इलाज फिर कैसा? आपके वालिद को मुल्क से फ़रार होना था तो बीमारी का बहाना कर लिया, और बीमारियां भी ऐसी और इतनी ज़्यादा कि डॉक्टर सर पकड़ के बैठ जाएं। ऐसा डॉक्टर वाकई नहीं मिलना था पाकिस्तान में जो उनका इलाज कर सकता। अब लंदन की फ़ज़ाओं में जब पहुँचे आपके वालिद तो वहाँ जाके बड़े हुशाश बशाश हो गए। अब ना कोई इलाज हो रहा है, ना कोई चेकअप हो रहा है। लंदन की सड़कों पर सैर सपाटे हो रहे हैं, मॉल्स में शॉपिंग हो रही है, रेस्टोरेंट्स में खाबे चल रहे हैं, क्योंकि खाने पीने के तो बहुत शौकीन है आपके वालिद। वो क्या कहते हैं नाज़रीन, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। तो अब बड़े मियाँ की देखा देखी छोटे मियाँ भी दौरान हिरासत बीमारी की शिकायत कर रहे हैं। इक़्तिदार में रहते हुए इन लोगों को कोई तकलीफ, दुख या दर्द होता था? नहीं होता था। लेकिन जैसे ही इक़्तिदार के ऐवान से निकलते हैं, इन पे एक वक्त में ढेर सारी बीमारियां हमला कर देती हैं। ये पहेली मुझसे कम से कम हल नहीं होती है कि आखिर क्या है जो इक़्तिदार में होते हुए बीमारी नहीं होती, इक़्तिदार से हटते बीमारी नहीं बल्कि बीमारियां आ जाती, और वो बीमारियां जिनका इलाज इनकी मनपसंद जगह पे होता है, पाकिस्तान में नहीं होता। शहबाज शरीफ को आज कोट लखपत जेल से सिटी स्कैन के लिए ले जाया गया, जहां से वापसी पर उन्हें कमर दर्द की शिकायत याद आ गई। अब मुझे यहाँ वही मंजर याद आ रहा है, मैं आपको भी याद करवाऊँ कि जैसे छोटे बच्चे स्कूल जाने से बचने के लिए आखिरी वक्त तक बीमारी का बहाना करते हैं, यानी माँ से कहते रहते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है नहीं जाऊँगा, बहुत दर्द हो रहा है नहीं जाऊँगा, और वो कितना दर्द हो रहा होता है माँ को भी पता होता है, तभी वो बार बार कह रही होती है कि नहीं आप जाओगे। अब ऐसा ही हाल कुछ शहबाज शरीफ साहब का भी है कि हॉस्पिटल से वापस जेल जाते वक्त बेचैन हो गए, मैं नहीं जाऊँगा, मेरी तो कमर में दर्द हो रहा है, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। अब ये दर्द भी गालिबन वही है जो लंदन या अमेरिका जाके मुझे लगता है कि ठीक हो जाएगा। और मुझे इस बात का पूरी तरह यकीन हो गया है कि आइंदा कुछ रोज़ में ये शहबाज शरीफ साहब तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत के लिए अदालत से रुजू करेंगे, और इलाज के लिए भी इनको डॉक्टर कहाँ मिलेगा? लंदन या अमेरिका के किसी मॉलिज का नुस्खा पेश किया जाएगा। अब यहाँ नैब के जो अरबाब इख्तियार हैं उनके लिए भी मेरे ख्याल से लम्हा फिक्री है। करप्शन के केसेस में इतनी सुस्त रवि आखिर क्यों नैब रेफरेंसेस के बाद केसेस आगे नहीं बढ़ते हैं? इंसाफ में इतनी ताखीर क्यों? क्या वजह है, क्यों इतनी ताखीर इंसाफ में? वो एक मशहूर कॉल है, आपने सुन रखा होगा कि इंसाफ में ताखीर इंसाफ का कत्ल है, इंसाफ में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। क्यों प्रोसिक्यूशन इतनी कमज़ोर होती है कि मुल्जिम को जल्द सज़ा ना दी जा सके? क्यों हम लूटी हुई कौमी दौलत को वापस लाने के लिए इतना तवील इंतज़ार करते हैं? कुछ मुल्जिम तो अपनी हिरासत का ज़्यादातर जो वक्त होता है, बेशतर वक्त है, हॉस्पिटल्स में गुजार देते हैं, यानी कोई सिस्टम नहीं। मीडिया फ़िरौन मीर शकीर रहमान की मिसाल हमारे सामने है ना, किस तरह सर्विसेज हॉस्पिटल में ऐशो इशरत से वहाँ दिन गुजारे गए, चाहे वो रोज़ गुजारे गए, और अब वो आज़ाद फ़ज़ाओं में घूम रहे हैं। आखिर कब नैब अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाएगा? जिसे कहते हैं कारकर्दगी, वो कब दिखाएगा? कब नैब एहतसाब करेगा, जिसे कहेंगे एहतसाब? क्यों प्रोसिक्यूशन पर अफसरान जो हैं उनसे नहीं पूछा जाता? ये सब वो सवाल हैं जिनके जवाब का हर शहरी को यकीन जानिए बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है, लेकिन पता नहीं कब नैब अपना किबला दुरुस्त करेगा। और ये जो कौमी मुजरिम है, ये कौमी मुजरिम है, कौमी मुजरिम, इनको सज़ाएं पता नहीं कब दी जा सकेंगी, सब मुंतज़िर हैं। अब दूसरी जानिब अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने भी अपने जलसों को मनसूख करने से इनकार किया है। पेशावर और लाहौर के जो जलसे हैं इसके इनेकाद के लिए PDM की आदत किसी भी किस्म की लचक दिखाने पर आमादा नज़र नहीं आ रही है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने पेशावर में 22 नवंबर को जलसा हर्ष करने का ऐलान किया, और क्या कहते हैं जी कि PDM अपने स्केड्यूल के मुताबिक जलसों का इनेकाद करेगी। PDM की आदत का इसरार है कि जी SOPs को फॉलो करते हुए जलसों का इनेकाद अपोजिशन का हक है। और लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने पेशी के मौके पर जलसों के इनेकाद के अज़म को दोहराया भी है। उनका एक क्लिप होगा, टीम ज़रा राना सनाउल्लाह का चलाइएगा।
जी आपने सुना, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जलसे में तो हज़ारों लोग होंगे, वहाँ ज़्यादा खतरा है या किसी इजलास में ज़्यादा खतरा है? जहाँ गिनती के चंद लोग होते हैं, आप मुझे बताएं नाज़रीन, वहाँ पे ज़्यादा खतरा होगा या जहाँ पे हज़ारों लोग होंगे वहाँ पे ज़्यादा खतरा होगा? जहाँ गिनती के चंद लोग होते हैं, वो भी पार्लियामेंट के महफूज माहौल में, जहाँ पाकिस्तान की जो सियासी अशराफिया है वो वहाँ पर हो, वहाँ ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ होगा, या जहाँ पर अवाम का, बेचारी गरीब अवाम का बजमा होगा, वहाँ ज़्यादा हिफाजत होगी? मैं ज़रा आपको बताती हूँ कि मैं क्या बात करना चाह रही हूँ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास की मैं बात कर रही हूँ, ज़रा सुनिएगा। आपके सामने मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जो मुनाफिकाना पॉलिसी है, मेरे ख्याल से बिल्कुल सही लफ्ज़ में बोल रही हूँ, मुनाफिकाना पॉलिसी इसी को कहते हैं। इसको मैं एक बार फिर से बेनकाब कर रही हूँ। कल मैंने अपने प्रोग्राम में एक क्लिप चलाया था, आपको याद होगा, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का, कि कोरोना से इतने वो खौफज़दा थे कि हाथ नहीं मिलाया उन्होंने। अब आज उसी जमात के साबिक वज़ीर ख़ारिजा की मंतक ज़रा सुन लें। ये जो साबिक वज़ीर ख़ारिजा हैं, जो अक्सर दूसरों को शर्म और हया का दर्स देते हैं और दर्स देते नहीं थकते हैं, उनकी अपनी जो जमात है, उसकी जो मुनाफिकाना सोच है, क्या इसका जवाब और जवाज़ है? मतलब आप हैरान होंगे कि ख्वाजा आसिफ ने आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में इंकशाफ किया है कि उनके 5 दोस्तों को कोरोना हो गया, और आप लोग भी एहतियात करें। अब ख्वाजा साहब इजलास में जो शरीक बाकी जो दीगर अरकान थे, उनसे वो खातिब थे और उन्हें एहतियात का दर्स देते रहे, और फिर वो खुद भी कोरोना के पेश नज़र इजलास को छोड़कर चले गए। कोरोना के पेश नज़र इजलास छोड़ के चले ही गए, जिस पे इजलास भी ख़त्म कर दिया गया। अब मुस्लिम लीग की जो रहनुमा हैं, इन्हें अपनी जान की इतनी परवाह है, ज़रा सोचिए नाजरीन, जितने लोग सुन रहे हैं ज़रा सोचिए कि इन्हें अपनी जान की इतनी परवाह है कि ये इजलास में बैठना तक गवारा नहीं करते कि इन्हें कोरोना ना हो जाए। तो फिर अवाम को, ये मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा, फिर ये लोग जो कोरोना से इतने खौफज़दा हैं कि इजलास में बैठना पसंद नहीं करते हैं, तो फिर अवाम को, जिससे मोहब्बत का दावा करते हैं कि हमारा तो जीना मरना सब कुछ पाकिस्तान के लिए, हमारे वोटर के लिए, वोट को इज्जत दो, वोटर तुम्हारे लिए बहुत अहम, ऐसा की बातें करते हैं ना, अवाम को किस मुंह से जलसे में आने की ये दावत देते हैं कि अवाम को कोरोना नहीं होगा? ये जो कोरोना है उससे अवाम को इस्तिस्ना मिल गया, कोरोना सिर्फ आपको हो सकता है। किस मुंह से आप लोग ये सियासी तमाशे करते फिर रहे हैं? पागल समझते हैं अवाम को कि कोई आपको समझ ना पाए? क्या गरीब अवाम की जिंदगी की आपकी नजर में यही हैसियत है जो आप लोग साबित करते नहीं थकते? कोई कीमत नहीं है गरीब की जिंदगी की, आपको बड़ा डर लगता है कोरोना से। अवाम की जिंदगी की, अवाम की सेहत की कोई परवाह नहीं है। कहते हैं कि अमली इक़दामात जो होते हैं ना, वो आपके अल्फाज से ज्यादा मैटर करते हैं, ज्यादा बताते हैं। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अल्फाज इनके सुनते जाए, लेकिन इक़दामात देखें कि अपनी दफा इजलास भी छोड़ के चले जाएंगे कि कोरोना ना हो जाए, और अवाम बेचारी से कहेंगे कि आएँ हमारी करप्शन की दास्तानें छुपाने के लिए आएँ, जिसमें फ़ायदा भी बेचारी अवाम का नहीं है। अवाम को कोरोना होता रहे, अवाम को होगा ना, कौन सा इनके बच्चों को होगा? क्या अवाम जलसों में आकर आप लोग ये चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा लें? और किस लिए? इन लोगों के, इन सियासतदानों के ज़ाती मुफादात के लिए बेचारी अवाम अपनी ज़िंदगी को, अपनी जान को, अपनी सेहत को दाव पे लगा ले। क्या बात है इन लोगों की! शर्म नहीं आती आपको ख्वाजा आसिफ साहब? आज मैं कहती हूँ कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, और वो जो होती है वो आपको बिल्कुल नहीं होती है। यानी अवाम बाहर निकले इन पर करप्शन के केसेस खत्म कराने के लिए, लूटी गई कौमी दौलत वापस न लाने के लिए अवाम जाए बाहर। अवाम किस लिए जलसों में शरीक हो? यह है नून लीग की मुनाफिकत। इसे मुनाफिकत ही कहेंगे ना नाजरीन। इजलास छोड़ गए कि इन्हें कोरोना का खौफ घेरे चला जा रहा था, इतना खौफ था कि कोरोना हो जाएगा तो चले जी इजलास छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन मौसूफ और इनकी पार्टी पीडीएम के जलसे के लिए अवाम को घरों से निकालने पे बाकायदा बज़िद है, सिर्फ अपने मुफादात के लिए, अपने मकासद के लिए। मैं अपने अल्फाज दोहराऊंगी, कोई शर्म होती है ख्वाजा साहब, कोई हया होती है। और अपोजिशन का इत्तेहाद कितना गैर फितरी है, इसका अंदाज़ा अब मुल्क में मेरे ख्याल से बच्चे बच्चे को हो चुका है। मुफादात के लिए एक दूसरे के साथ ये लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ मुफादात के लिए। हुकूमत के तर्जुमान शिबली फराज ने इस मुफाद परस्त टोले को ठीक से आईना दिखाया है, बड़े ठीक से आईना दिखाया है। ज़रा चलाइएगा क्लिप इनका। यही हकीकत है कि इस इत्तेहाद की, यही हकीकत है इस इत्तेहाद की, जहाँ कोई नज़रियाती तौर पे इकट्ठा नहीं, और पहले दिन से इनके दरमियान जो तज़ादात हैं वो बिल्कुल वाज़े होते चले जा रहे हैं, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। पीडीएम को सबसे ज़्यादा धचका इसमें शामिल 2 बड़ी जमातों ने पहुँचाया,
और जो परेशान हाल मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उनको मुस्लिम लीग नून की लंदन में मफरूर क़यादत और आसिफ अली जरदारी से रब्ता किए बगैर ना रह सके। लेकिन अंदर की बात क्या है कि इन राब्तों के बाद भी मौलाना फजलुर रहमान को चैन नसीब नहीं हुआ, सुकून नसीब नहीं हुआ, और वो अब भी दोनों जमातों के इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के बयानिए पर खाइफ हैं। गो कि दोनों जमातों ने इस्टेब्लिशमेंट से डायलॉग को PDM के प्लेटफॉर्म से करने का ऐलान किया है, लेकिन माजी के जो तल्ख तजर्बात हैं ना, उन्होंने मौलाना की बेचैनी कम नहीं होने दी। अब इस पर हुक्मरान इत्तेहाद की जानिब से दिए जाने वाले बयानात ने, हम कह सकते हैं कि जलती पर तेल का काम कर दिया। लाल हवेली में बैठकर मुल्क की सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले शेख रशीद साहब से लाख इख्तलाफ सही, लेकिन उनकी जो सियासी पेश गोइयाँ वो अक्सर ठीक साबित हो जाती हैं। शरीफ बरादरान से जो तवील रफाकत की वजह से शेख रशीद साहब ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मिजाज को भी हम कह सकते हैं बड़ा करीब से जानना है, और कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि शेख रशीद से बेहतर शरीफ बरादरान को कोई नहीं जान सकता। बड़ा उनको पता होता है कि इनके अंदर क्या चल रहा है। आज शेख साहब ने PDM और इसमें शामिल जमातों को एक मशवरा दिया है। शेख साहब की ज़बानी सुनेंगे, मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। ज़रा क्लिप चलाइएगा। सुना आपने शेख साहब को। शेख रशीद साहब ने मुस्लिम लीग नून के जो दोनों बयानी हैं उनको यकसर मुस्तरद भी कर दिया। ना रियासत मुखालिफ बयानियाँ कामयाब हो सकते और ना ही इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का। अब नाज़रीन, इसको कहते हैं सियासी सोच, कि सियासतदान सिर्फ सियासतदान से बात करे, यानी अपोजिशन इत्तेहाद हुक्मरान जमात से बात करे, डायलॉग करे, ना कि गैर आइनी और गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए अवाम के वोट के ज़रिए मुंतखब होने वाली हुकूमत को घर भेजे और चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने की साजिशें करे। अब मुल्क में पहली बार, ज़रा गौर से सुनिएगा, मुल्क में पहली बार ऐसी हुकूमत है जो तमाम इदारों को अपने आइनी किरदार निभाने के लिए बाकायदा सहूलियात फराम कर रही है। अदलिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद है। सिविल और अस्करी इस्टेब्लिशमेंट के जो दरमियान हम कह सकते हैं कि मिसाली हम आंगी है। ब्यूरोक्रेसी बगैर किसी सियासी प्रेशर के, सियासी दबाव के काम कर रही है। हुकूमत मईशत के मसनूई नहीं बल्कि हकीकी अदाद-ओ-शुमार दिखा रही है। हकीकी अदाद-ओ-शुमार परफॉर्मेंस के हवाले से अगर मैं बात करूँ, कारकर्दगी के हवाले से तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद ना तो नैब और ना ही चेयरमैन नैब पर कोई दबाव हुकूमत की जानिब से डाला गया। कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं हुकूमत की जानिब से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नैब की परफॉर्मेंस से, मैंने एक दिन प्रोग्राम में पहले भी आपको बताया था कि बिल्कुल मुतमईन नहीं है, लेकिन हुकूमत की जानिब से नैब पर किसी किस्म का दबाव नहीं है। इलेक्शन कमीशन विफाकी वज़ीर फैसल वोडा के खिलाफ केस सुन रहा है। शुगर स्कैंडल में वज़ीर-ए-आज़म के करीब तरीन साथी जहांगीर तरीन का नाम भी रिपोर्ट में शामिल रहा। विफाकी काबीना में शामिल किसी भी वज़ीर की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर बाकायदा जाँच होती है, और यही वजह है कि कई वज़रा तब्दील भी किए जा चुके हैं। यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अपने कौल और अमल से बाकायदा वाज़े कर चुके हैं कि वो अपने उसूलों पर किसी तौर पर समझौता नहीं करेंगे। नए पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला हो, अवाम बाइख्तियार होगी, मदीने की रियासत का ख्वाब हकीकत का रूप धारेगा और मुल्क हकीकी फलाही रियासत बनेगा। मौजूदा हुकूमत ने तमाम इदारों और स्टेक होल्डर्स को ये वाज़े पैगाम दे दिया है कि जैसे मुल्क में चलता रहा अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले मैं बात कर रही थी कोरोना और इस पर अपोजिशन के गैर संजीदा रवैये पर। मुस्लिम लीग नून जो इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने में मसरूफ़ नज़र आई और इसने हर हद को अगर मैं पार किया तो गलत नहीं होगा, और वहीं अब ये हुकूमत के को चैलेंज करती भी नज़र आ रही है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही नहीं बल्कि डॉक्टर्स और तिब्बी माहिरीन भी कहते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर जो है वो ख़तरनाक तरीन होगी, ख़तरनाक तरीन, और इसमें कोई शक भी नहीं कि इस वबा ने पलट कर हमला किया और इस बार इसके हमले की शिद्दत में बहुत इजाफा देखने में आया। अब हैरानी की बात क्या है, यहाँ पे हैरानी इस बात की है कि मुस्लिम लीग नून मामले की संगीनी को समझना ही नहीं चाहती। यानी जब कहते हैं ना कि तुम जानबूझकर इस तरह कर रहे हो, वही सिचुएशन, वही मुस्लिम लीग नून। ज़रा सोचें, वही मुस्लिम लीग नून जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को इस बात का ताना देती नहीं थकती थी कि वज़ीर-ए-आज़म की कोरोना के ख़िलाफ़ कोई पॉलिसी नहीं है, या जो भी पॉलिसी है वो नाकाम तरीन है, इनका ये कहना था। अब इन्हीं का एक ही काम है कि जी किसी तरह से ऑपोजिशन को उठाकर जेलों में बंद कर दिया जाए, ऐसी बातें भी करते थे। अब वज़ीर-ए-आज़म ने जल्द से जुलूसों पर पाबंदी लगाने का जो इक़दाम उठाया है,
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने भी हुकूमत की जानिब से जलसों पर पाबंदी के इकदाम को सराहा है। और अब नून लीग के सर पर जलसों का हम कह सकते हैं कि नशा चढ़ गया। अब अगर देखा जाए, ज़रा गौर कीजिए नाज़रीन, अगर देखा जाए तो इस पाबंदी का इतलाक हुकूमत समेत हर सियासी जमात पर होगा, ऐसा ही है। लेकिन अपोजिशन की टांग मैं ना मानूं के जाल में फंसी हुई है। अब मुस्लिम लीग नून ने आज हुकूमती पाबंदी के बावजूद मानसेरा में जलसा किया। अब इस जलसे के नतीजे में कोरोना ने तो फैलना था, कोरोना फैला, तो फिर अपोजिशन इसकी जिम्मेदारी क्या कबूल करेगी या हमेशा की तरह अपने किए हुए का मलबा हुकूमत के सर पर डाल देगी? अब जब आप जलसे करेंगे कोरोना केसेस न हो, ऐसा हो नहीं सकता। आज खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अगर मैं बताऊं, मज़ीद 200 अफराद को इस वबा ने मुतासर किया, जिसके बाद जो मजमूई मुतासरीन की तादाद है, मजमूई तादाद वो 42,815 हो गई है। सही सुना आपने। और इसके अलावा जो मज़ीद 3 मरीज़ों के इंतकाल कर जाने से अमवात की जो तादाद है वो 1318 यहाँ तक पहुँच गई है। अब मुस्लिम लीग नून 22 नवंबर को पेशावर में भी जलसा करने जा रही है, आपको पता है। और अगर ये जलसा होता है तो खुदा ना खास्ता खैबर पख्तूनख्वा कोरोना के खतरे की लपेट में भी आ सकता है। कोरोना और अपोजिशन की हठधर्मी, इसी को हठधर्मी कहेंगे ना, जो ये कर रहे हैं, इस पे बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं मौजूद मेहमान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान कामरान बंगश साहब, बहुत शुक्रिया बंगश साहब ज्वाइन करने के लिए। और डॉक्टर सईद साहब माहिर तिब, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले मैं बंगश साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुस्लिम लीग नून ने पाबंदी के बावजूद कामरान साहब मानसेरा में जलसा करके हुकूमत के रिट को बाकायदा चैलेंज किया है। हुकूमती अहकाम के खिलाफ वर्जी करने पर क्या केपी हुकूमत कानूनी कार्रवाई का इरादा रखती है, या यहाँ भी बड़ा दिल करके आप कहेंगे कि हमने कुछ नहीं करना इनके खिलाफ? देखें, एक तो हमें ये समझ नहीं आ रही कि इन जलसों से इनका मकसद क्या है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम समझ लें, या तो पास एक क्लियर बात हो कि जैसे कि वो भी बदकिस्मती थी कि गिलगित बल्तिस्तान में केसेस में इतना सर्ज आया, वहाँ पे जलसे और जुलूस, चूंकि एक इलेक्शंस हो रहे थे, तो वो हम एक एक्सक्यूज बता सकते हैं कि वहाँ पे जो जल उसकी ज़रूरत है। लेकिन अब उसके बाद जब पीटीआई ने जलसे किए, यकीनन जो स्वाद में हमने किया, जैसे मैंने अभी पहले भी बात की थी कि वो एक हमारे पास डेटा था, हमने बाकायदा तौर पर जो जलसे का दिन था उससे 2 दिन पहले हमने पूरी एनालिसिस की। एनसीओसी ने उनको पूरा एनालाइज किया और हाफिजाबाद में भी। लेकिन जब इतना खैबर पख्तूनख्वा की मैं आपको बात बताऊं कि पिछले 1 हफ्ते के अंदर 1.8% से 9%, यानी ऑलमोस्ट 8 टाइम्स जंप कर गया, सर्ज आ गई है केसेस। इतनी बड़ी तेजी से केसेस का आना जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है। अब इस दौरान अगर हुकूमत आपको कहती है, अवाम आपको कहती है कि भाई ये जलसों का कोई फायदा नहीं है, ये हम हर वक्त कर सकते हैं। पाकिस्तान की खासियत ये है कि यहाँ पे सियासत हमेशा चलती रहती है, तो उनकी इस हठधर्मी का, जैसे आपने कहा, उसकी हमें समझ तो बिल्कुल नहीं आ रही। या तो ये किसी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं अवाम को, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बिलखुसूस। कल हमने इतना दरिया दिली का मुजाहरा किया कि हुकूमती 5 रुकनी कमेटी जरगा बना दिया वजीर आला साहब ने कि इनसे बात की जाए। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एस्पेक्ट बता दूं कि इनके जलसे से तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, हुकूमत को सिर्फ ये फर्क पड़ता है। अच्छा, कामरान की साहब की आवाज़ मेरे ख्याल से क्लियर नहीं आ रही। टीम ज़रा देखिएगा, तब तक डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। डॉक्टर साहब, आपने कामरान साहब को भी सुना और सियासी जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने बयान किया। अब कोरोना की जो ख़राब सूरत हाल है, इसके पेश नज़र हुकूमत ने जलसों पर पाबंदी आयद की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मेनुल्ला ने भी इस इकदाम की तारीफ़ की है, लेकिन अपोजिशन मज़ीद जलसों का ऐलान कर रही है। अब ऐसे फैलाव कैसे रुकेगा कोरोना का? आपको लगता है कि रुक सकता है? कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलता है, सांस लेने से, क्लोज नज़दीक आने से। तो जहाँ भी मजमा इकट्ठा होगा उसमें चांसेस है, अगर वहाँ SOPs पे अमल नहीं होगा तो बीमारी फैलेगी। लेकिन हमें ज़रूरत इस अमर की है कि कलेक्टिव विजडम का मुजाहरा किया जाए। ये किसी एक बंदे की, एक पार्टी की या किसी एक बंदे की ये काम नहीं है, क्योंकि नुकसान होगा तो सबका होगा, पूरे मुल्क का होगा। तो मिल बैठ के इस पे हमारे लीडरांस को, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और हमारे जो मेडिकल लीडर्स हैं, उनको बैठ के इस पे
बाकायदा कोई पॉलिसी बनानी चाहिए रोज़ाना की बुनियाद पे। इस तरह के फैसले जो है अगर किसी को मंजूर है, किसी को एक्सेप्टेड नहीं है, तो उससे फिर फ़ायदा नहीं होगा जब तक सब मिल बैठ के कोई फैसला नहीं करते। और ये यकीनन हम इस तरफ जा रहे हैं कि जब जून वाली सिचुएशन थी तो हॉस्पिटल्स में और लेबॉर्ट्रीज में बेतहाशा मरीज आ रहे थे, तो जो दिसंबर है और जनवरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मिलता जुलता उसी तरह सूरत हाल हो सकती है, बल्कि अगर हम SOPs पे अमल नहीं करेंगे तो उससे भी खतरनाक हालात इख्तियार कर सकते हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि सब मिल बैठ के इस मसले का हल निकालें और अपने मुल्क का सोचें और अपने आवाम का सोचें। ऐसा ना हो कि फिर हम किसी ऐसे फैसले पे पछताएं जो ठीक है डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं आपको दोबारा आती हूँ, ठीक है बंगर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। अब बंगर साहब 22 नवंबर को अपोजिशन पेशावर में भी जलसा करने जा रही है और आपने सुना को कि राना सनाउल्लाह साहब ने तो साफ कह दिया है कि जलसों के लिए हमें हुकूमत की इजाजत की जरूरत नहीं है। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से बेशुमार सवाल पूछने को दिल चाह रहा है कि जी अपोजिशन को जलसे से रोकने के लिए अब भी क्या आप इकदाम नहीं करेंगे? यानी अपोजिशन आपको शायद बुरा लगे, लेकिन जो समझ आ रही है जैसे राना साहब ने कह दिया कि हमें तो उनसे इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं है, यानी अपोजिशन आप लोगों को बहुत हल्का ले रही, बहुत ईजी ले रही है। हम ये समझते हैं कि ये अब सियासत का टाइम नहीं है, ये इस तरह की गैर डराना स्टेटमेंट्स देना। और ये आज देखें इनकी मीटिंग से ख्वाजा आसिफ साहब उठ के चले, उनको इतना इदराक है इनके लीडरान का, हम अप्रिशिएट करते हैं। मैं किसी किस्म की उस बात में नहीं जाना चाहता, लेकिन बख्तावर बीबी हमारी बहन, उनकी मंगनी की तकरीब में आपने देख लिया कि उनको एक कंपल्शन दी गई कि जो गेस्ट आएगा वो कोरोना टेस्ट 24 आवर्स पहले सबमिट करेगा। हम बहुत खुश हैं इस बात पे कि इतनी लीडरशिप से ही लोगों को मैसेज जाता है। सिराजुल हक साहब हमारे खैबर पख्तूनख्वा के लीडर हैं, उनकी वालदा फोत हुई तो उन्होंने कहा कि जी कोई बाहर से कोई बंदा ना आए फातिहा खानी के लिए, हालांकि हमारी रिवायात ऐसी है कि हम जाते होते हैं। तो उन्होंने ये मना किया, तो मेरे ख्याल से लीडर्स को ये ट्रेंड सेट करना होता है। ये कन्फ्रंटेशन का वक्त नहीं है, हमें इनके जलसे से कोई फर्क नहीं पड़ता सियासी तौर पर। मैं ये आपको दोबारा से बता देता हूँ, इनके जलसे जुलूसों से ये 11 जमातों का मिक्स अचार बैठकर जितना जलसा करती है उससे ज्यादा तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेले करते हैं। इमरान खान से बड़ा क्राउड पुलर तो कोई है नहीं। तो ये कहना कि जी हम इनसे ना इजाजत लेंगे ना, ये बचगाना बातें। मैं ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के पर्सपेक्टिव से ये बताऊं कि अगर इनके जलसे के बाद खुदा ना खास्ता, मेरी दुआ है कि ये केसेस ना बढ़े, लेकिन अगर केसेस बढ़ना शुरू हुए तो इनकी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर अपोजिशन पे आएगी और हम जो भी हमारे पास कानूनी चाराजोई का इख्तियार हुआ हम करेंगे इनके खिलाफ। और ये इसलिए जरूरी है कि हमें लोगों ने मैंडेट दिया है कि हम उनकी सेहत, उनकी हिफाजत की, उनकी सेफ्टी की हमारी जिम्मेदारी है। समझा दीजिएगा कि देखिए अगर ये जलसे करते हैं, जलसे करने के बाद फिर कोरोना फैलता है तो फिर जिम्मेदारी भी इन पर आयद होगी बकौल आपके, और होनी भी चाहिए, फिर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो इससे बेहतर नहीं कि पहले किसी तरह जलसों को रोका जाए कि ना ये आए, ना इतना मजमा लगाएं, ना इतना वहाँ पे जमे गफीर हो, जैसे कि इनके मुताबिक बहुत बड़ी तादाद होती है, लेकिन उससे आधी भी तादाद हो जितनी बताते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी कि कोरोना फैल जाए उनमें और एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। तो क्यों ना पहले ही उसको रोकने के लिए कुछ किया जाए, इकदाम किए जाए। देखें इनका तो इनकी तो रविश है कि ये रोना शुरू कर देते हैं। इनकी आपने देख लिया कि गिलगित बल्तिस्तान में दुनिया जहान की सारी रिसर्चेस इनके अगेंस्ट जा रही थी और इनको पता था कि हम हारेंगे, उसके बाद इन्होंने ड्रामे शुरू कर दिए हैं। आज भी आप इनकी तकरीर उठाएं जो मानसेरा में की है, इन्होंने रोना पीटना इन्होंने शुरू किया हुआ था। हम इनको ये मौका नहीं देना चाहते कि हालांकि हमारी इतनी अल्हम्दुलिल्लाह एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथ है कि इनको जलसा क्या इनको हम इकट्ठा भी नहीं होने देंगे, ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कॉम्पिटेंसी है। लेकिन गवर्नमेंट किसी किस्म की कन्फ्रंटेशन नहीं चाहती और हमने वो रविश इख्तियार की जो सियासी है, जो हमारी रिवायात की है। हमने 5 रुकनी जरगा बनाया अपोजिशन को और उन्होंने कल रात को हमारे साथ कमिट किया कि हम आएंगे, आपके साथ बैठेंगे, और आज एंड टाइम पे वो मुज़ाकरात की टेबल से भाग गए। वो उनको पता है कि वो हमें बातों पे जो है वो काबिल नहीं कर सकते, पास स्टैटिस्टिक्स है, तो हम इनको ये नहीं मौका देना चाहते कि शुरू कर दे कि हुकूमत ने तो लाठीचार्ज किया, हुकूमत ने तो ज्यादती की, हुकूमत ने तो जेलों में बंद कर दिया। का मौका नहीं देना चाहते, लेकिन उस तनकीद का मौका ना देने में अवाम की जान, अवाम की सेहत सब कुछ दाव पे लग गया, ये भी तो एक पॉइंट है। चलिए ठीक है, मैं आपकी तो दोबारा आती हूँ कामरान साहब। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। अब ये दूसरी लहर है, इसको ज़्यादा खतरनाक करार दिया जा रहा है डॉक्टर्स की जानिब से भी। अब बढ़ती हुई सर्दी भी डॉक्टर साहब, इसके तनाजुर में आप इसे कैसे देखते हैं? यानी बचाव के लिए अब अवाम को क्या करना चाहिए?
हाँ, यकीनन ये सेकंड लेयर है, इसमें जो मौसम की शिद्दत है ये भी अहम रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि वायरस ठंडे मौसम में ज़्यादा देर तक सतहों पे जिंदा रह सकता है, जिसकी वजह से खदशा इस चीज़ का होता है कि इसका फैलाव बहुत तेज़ी से होगा और सर्दियों में और भी सांस की बीमारियां आम हो जाती हैं, तो जिसके साथ अगर कोरोना भी शामिल हो जाए तो उसमें बीमारी की शिद्दत में भी इजाफा हो। एक न सिर्फ उसकी बीमारी की फैलने की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, बल्कि शिद्दत भी बढ़ेगी और हो सकता है उसमें बहुत सारे सीरियस मरीज जो हैं वो अस्पतालों में। सही जी, डॉक्टर साहब को मैं सुन नहीं पा रही। ठीक है, कामिल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। डॉक्टर साहब की आवाज़ में फिर प्रॉब्लम आ गया जी। कामिल साहब, आज़ाद कश्मीर में अभी जो मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में कोरोना के पेश नज़र लॉकडाउन लगा दिया। बाकी मुल्क की अगर बात की जाए जहाँ नून लीग जलसे जुलूस निकाल रही है, क्या कोरोना का खतरा सिर्फ आज़ाद कश्मीर में है और मुल्क के जो बाकी हिस्से हैं, हम कह सकते हैं कि सियासी जलसों को या मुल्क के बाकी हिस्सों को जहाँ जहाँ जलसे होंगे उसको कोरोना ने उन इलाकों को इस्तिस्ना दे दी है? देखिए, कोरोना जो है वो एक अटल हकीकत है। दूसरी लहर जो है उसकी वो डिक्लेयर हो चुकी है वर्ल्ड वाइड। कुछ मुल्कों में तीसरी लहर भी आ चुकी है। तो ये कहना कि जहाँ पे इनकी हुकूमत है ये समझें कि जी यहाँ पे तो जरूरी है और बाकी मुल्क में कोई भी एक्शन ना हो उसमें, और इन्होंने ही सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया था लास्ट टाइम कि जी हुकूमत जो है वो स्ट्रेटेजी के साथ नहीं आ रही। सिंध हुकूमत, सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी की एनसीसी की मीटिंग की मैं आपको बात बताता हूँ। लास्ट जो एनसीसी की मीटिंग वो सिंध के जो वज़ीर आला साहब को कोरोना हुआ खुद, और उनकी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा कह रही थी कि जी हम 10 बजे मार्केट्स बंद नहीं, हम 6 बजे प्रपोज करते हैं। तो इनको लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लीडरशिप शो करने का टाइम है अब इनको। अब ये अवामी इस जो अल्टीमेटली इनको भी होगा, सोशली भी होगा, और ठीक है, जब सबके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी बिल्कुल सिचुएशन जो है मैं ये समझ रहा हूं कि उसको संजीदगी से लेना होगा। ठीक है जी, ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक से वापसी पर सदीक जान उनकी बड़ी खबर। वेलकम बैक नाजरीन। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात का ऐलान करते हुए सेनेट इंतखाबात के लिए शो ऑफ हैंड्स की आइनी तरमीम लाने के साथ साथ आम इंतखाबात के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए नई इंतखाबी इस्लाहात लाने का ऐलान किया। इस मामले पर अपोजिशन मुज़ाकरात करने के मामले पर भी क्या तकसीम है? बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। अपोजिशन हुकूमत के साथ बातचीत के इम्कान को रद्द कर चुकी है, ये भी एक सवाल है। और अपोजिशन हुकूमत से बात क्या नहीं करना चाहती? अगर नहीं करना चाहती तो फिर किससे करना चाहती है? नून लीग ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट डालने के आखिर खिलाफ क्यों है? वजह क्या इसकी? पीपल्स पार्टी के लिए भी एक मुश्किल मरहला है। इस तमाम सिचुएशन पर बात करने के लिए, अंदरूनी कहानी जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह सदीक जान। जी सदीक, आपकी तरफ आना चाहूँगी। वज़ीर आज़म ने धांधली के खात्मे के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का ऐलान किया है, अब आपका क्या ख्याल है कि इससे धांधली का मसला क्या ख़त्म हो सकता है? देखें, इस पे हम आते हैं, लेकिन आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के जो करीबी ज़राए हैं, जो उनके करीबी लोग हैं, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि हुकूमत फ़ैसला कर चुकी है कि अपोजिशन से बाकायदा तौर पर रब्ता किया जाएगा मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए। अपोजिशन को कहा जाएगा कि क्योंकि आप भी PDM भी अपने मुआहदे में ये कह रही है, जो इस वक्त जो उनका आपस में मुआहदा हुआ है, जो उनकी डिमांड्स हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन जो हैं वो साफ़ और शिफाफ होने चाहिए। तो अब हुकूमती जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि अपोजिशन को ये कहा जाएगा कि आएँ हमारे साथ बैठें, कानून साजी करें। उसकी वजह यह है कि जैसे सेनेट इंतखाबात के तरीक़ाकार की तब्दीली के हवाले से तो आइनी तरमीम करनी पड़ेगी और उस आइनी तरमीम के बगैर ओपन तरीके से वोटिंग नहीं हो सकेगी। इसलिए हुकूमत रब्ता करेगी और हुकूमती ज़राए का ये कहना है कि दोनों सूरतों में हुकूमत के लिए जो है वो पोजीशन बेहतर होगी कि अगर अपोजिशन बातचीत के लिए बैठ जाती है, अपोजिशन इस कानून साजी का हिस्सा बनती है, तो ज़ाहिर है हुकूमत कामयाब हो जाएगी इस कानून साजी में। और अगर अपोजिशन इनकार कर देती है कि नहीं हम किसी तौर पे आपके साथ नहीं बैठेंगे, तो फिर हुकूमत ये कह सकेगी कि देखें, एक तरफ ये जलसे कर रहे हैं, एक तरफ ये लोगों की ज़िंदगियां खतरे में डाल रहे हैं, एक तरफ ये सड़कों पर निकले हुए हैं, ये एहतजाजी तहरीक चलाए हुए हैं, और इस एहतजाजी तहरीक का जो पहला नुक्ता है कि साफ और शफाफ इंतखाबात
उसके लिए जो हम इस्लाहात लाना चाहते हैं, उस इस्लाहात के लिए ये हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है, ये कानून साजी का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। अब अपोजिशन को इस वक्त समझ नहीं आ रही कि वो जाएं तो जाएं कहाँ। ये मामला उनके गले की वो हड्डी बन गई है जिसको ना वो निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। मानते हैं तो भी उनको लगता है कि नुकसान हो रहा है, नहीं मानते तो भी उनको नुकसान होगा। और साथ ही इसमें अपोजिशन क्या ये दावत अब कबूल करेगी या नहीं, ये सवाल है। देखें अब यही तो मसला है, इनकी समझ नहीं आती कि कहते हैं हम इलेक्शन साफ और शफाफ चाहते हैं, हुकूमत कहती है बिल्कुल ठीक है, आए कानून साजी करते हैं। हाँ। कहते हैं हमने आपसे बात ही नहीं करनी। भाई अगर आप हुकूमत से बात नहीं करेंगे तो फिर कानून साजी कैसे होगी? और फिर आप कहते हैं कि हुकूमत से हम बात नहीं करना चाहते। किससे करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, हुकूमत से आप बात नहीं करना चाहते। और फौज को आप कहते हैं कि फौज का किरदार कोई नहीं होना चाहिए। और आप कहते हैं तमाम पाकिस्तान में मसाइल की जिम्मेदार हमारी फौज है, फौज को आप तमाम मसाइल के जिम्मेदार समझते हैं। हुकूमत से आप बात नहीं करना चाहते। कभी आप कहते हैं कि हमारी लड़ाई फौज के साथ है, कभी आप कहते हैं कि असल मसला इमरान खान है। ये खुद कंफ्यूज हैं, इनके अपने इनकी समझ नहीं आती कि इनका असल बयान है क्या। जब आप झूठ बोल रहे होते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आपकी अपनी बातों में कंट्राडिक्शंस आ रही होती हैं। अब जब ये झूठ बोल रहे हैं, कभी कहते हैं कि जी असल मसला इमरान खान है, फिर क्या देते हैं इमरान खान से हमने बात ही नहीं करनी, इमरान खान से हमारी लड़ाई नहीं है। कभी कहते हैं जी फौज तमाम मसाइल की जिम्मेदार है, फिर कहते हैं बात उन्हीं से होगी जिनके पास इख्तियार है और इख्तियार इनके पास है, इख्तियार उनके पास है। ये खुद कंफ्यूज है। अगर ये समझ लें कि असल मसला शायद इनमें है, ये अपने रवैयों को तब्दील करें, ये अपने आप को ठीक करें तो शायद मसला खत्म हो जाए। जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। वो हसन निसार साहब ने एक बार कहा था ना, उन्होंने कहा कि आखिर क्या वजह है कि तीनों बार नवाज शरीफ को किसी ना किसी वजह से जाना पड़ा। तो नवाज शरीफ को भी देखना चाहिए कि उनमें कौन सा ऐसा टेक्निकल फॉल्ट है कि जब भी वो आते हैं जिस भी दौर में तो उनको निकाल दिया जाता है या वो इक़्तिदार से बाहर हो जाते हैं। और साथ ही देखें जो इस कानून साजी में एक और इम्पोर्टेंट मामला है वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक तो ऑलरेडी मिल चुका है, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब जो उस वक्त थे उनका ये फैसला था। अब हुकूमत कह रही है कि हम वोट की सहूलत देंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोट डाल सकेंगे। उसकी भी नून लीग मुखालफत कर रही है क्योंकि इन्हें पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इनके हामी नहीं है, इसलिए ये उसमें भी रुकावट बनना चाहते हैं। लेकिन उसमें शायद ये रुकावट इसलिए ना बन पाएँ कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, उस पर अमल दरामद करना होगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देना होगा। और ये मैं आपको बता दूं कि 2023 के वोट जो इलेक्शन होगा उसमें अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वोट डाले तो ये गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और अपोजिशन की परेशानी इस वक्त ये है कि इनको 2023 का इलेक्शन भी हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि इन्हें पता है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले हैं, वो इनको अच्छी तरह जानते हैं। और आप अभी ये देखें लंदन की सड़कों पर ये निकल नहीं सकते, निकलते हैं तो लोग इनके खिलाफ नारे लगाते हैं, इनका पीछा करते हैं, ये वहाँ पे अपने घर से नहीं निकल सकते। तो ये चाहते हैं कि अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक ना दिया जाए, उनको वोट की सहूलत ना दी जाए, वो वोट कास्ट ना कर सकें। लेकिन इसमें शायद ये कामयाब ना हो। और अगर इन्होंने इस मामले में रुकावट बनने की कोशिश की और फिर वोटिंग की सहूलत मिल गई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तो वो इनके खिलाफ वोट डालेंगे, इसलिए कि ये तो चाहते ही नहीं थे कि उनको वोट डालने का हक जो है वो दिया जाए। तो ये भी एक मामला है। और जो बायोमेट्रिक सिस्टम वो अभी तो हुकूमत ने ऐलान किया है, देखते हैं वो कब तक उसमें क्या चीज़ें फर्दर सामने आती हैं। गो कि वो इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर बायोमेट्रिक सिस्टम हो जाता है तो ना किसी का वोट चोरी होगा, ना कोई ये कह सकेगा कि मेरे जाने से पहले मेरा वोट कास्ट हो चुका था। पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर होगा। और मेरा ख्याल है अपोजिशन को इस मामले में हुकूमत के साथ बैठना चाहिए, जहाँ पे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, सिस्टम की बेहतरी के लिए, साफ शफाफ इंतखाबात के लिए कानून साजी होनी है, उसमें कम अज़ कम अपोजिशन को अपना किरदार भरपूर अदा करना चाहिए। ठीक है जी सदीक जान, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए, आपके तज्जिए के लिए। इसी के साथ डॉक्टर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।